स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट मेनिया में। आज हम इस वीडियो में टाटा कंपनी के एक मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी के शेयर के बारे में बात करेंगे। इस शेयर का नाम है टाटा एलेक्सी। सबसे पहले हम इस शेयर्स के बारे में जानेंगे, फिर इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्कस करेंगे, फिर TCS और टाटा एलेक्सी दोनों के डिफरेंस को समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग TCS और टाटा एलेक्सी को IT का ही एक शेयर समझने की गलती करते हैं। फिर इसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और ग्राफ की मदद से समझेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इस कंपनी ने अभी तक कितना दिया, और फिर बोनस और स्प्लिट के बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में फिर इसमें हम कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। इस कंपनी की शुरुआत 30 मार्च 1989 को हुई थी। भारत के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले शहर मतलब बेंगलोर से इसकी शुरुआत हुई थी। मार्केट में ये कंपनी 2 मार्च 1995 को लिस्ट हुई थी और इस कंपनी का प्रमुख उद्देश्य कस्टमर की ज़रूरत के अनुसार डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करना है। इसके अलावा इस कंपनी की एक्सपर्टीज़ एम्बेडेड डिज़ाइन में भी है, मतलब ये कंपनी कस्टमर को एक ऐसा सिस्टम तैयार करके देते हैं जो न केवल कंपनी बनाकर देती है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक का सारा काम उस सिस्टम का ये खुद कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी किस किस इंडस्ट्री में अपनी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में मोटर व्हीकल की डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेलिंग तक सब कुछ इस इंडस्ट्री में आता है। अगर टाटा एलेक्सी की बात की जाए तो ये डिफरेंट कस्टमर के लिए कार की डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और इसका एम्बिशियस प्रोजेक्ट सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना है, जो कि इस इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला सकता है। फ्यूचरिस्टिक मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट। अगर ये कंपनी मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आजकल ज़्यादातर पब्लिक टेलीविज़न से शिफ्ट होकर रियल टाइम प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रहे हैं, जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अमेजन प्राइम, एयरटेल एक्सट्रीम, सोनी लिव ETC। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने एयरटेल के लिए OTT प्लेटफॉर्म बनाया था, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग में भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। यह कंपनी टेलीकॉम कंपनीज़ को भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और टेलीकॉम कंपनीज़ को आप जानते हैं कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो है 5G इक्विपमेंट्स की। यह कंपनी 5G इक्विपमेंट को भारत में बनाने के लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है और नियर फ्यूचर में यह कंपनी हुआवे कंपनी को भी कड़ी टक्कर दे सकती है। अब आगे बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। हेल्थ केयर में जैसा कि आप जानते हैं कि कैसे कोरोना के वक्त हमें मेडिकल इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ा था। हम आज भी MRI, CT स्कैन, वेंटिलेटर्स के लिए फॉरेन कंट्रीज़ का मुंह ताकते रहते हैं, पर इस कंपनी ने अब भारत के लिए मेड इन इंडिया मेडिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया है। और जब भारत पूरी तरह से मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तब उसमें इस कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आप लोग समझ सकते हो कि कैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इस कंपनी का स्कोप कितना बड़ा है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कैसे टाटा मोटर्स कंपनी को अपने व्हीकल्स के लिए सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। इस समस्या से निपटने के लिए टाटा ने डिसाइड किया कि वे अब खुद सेमीकंडक्टर चिप बनाएंगे और इसे बनाने के लिए जिस कंपनी को चुना वो है टाटा एलेक्सी। तो जब यह कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने में सक्सेसफुल हो जाएगी तो इस कंपनी को बना बनाया क्लाइंट बेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जो कि टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ ही होंगी और इसके साथ ही दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ भी इसका लाभ उठा सकेंगी। अब कई लोगों को अक्सर ये लगता है कि TCS और टाटा एलेक्सी लगभग एक जैसा ही काम करती है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि TCS और टाटा एलेक्सी कंपनी के काम में काफ़ी डिफरेंस है। TCS एक IT इंडस्ट्री की कंपनी है, जबकि टाटा एलेक्सी एक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है। TCS केवल सॉफ्टवेयर बेस्ड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, जबकि टाटा एलेक्सी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों बनाती है। मतलब TCS केवल आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाएगी, चाहे फिर वो लैपटॉप डेल का हो, HP का हो या एप्पल का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि टाटा एलेक्सी आपके लिए न केवल सॉफ्टवेयर बनाएगी बल्कि कंपनी में आपकी इच्छा अनुसार माउस, कीबोर्ड, डिस्प्ले, CPU तक बना कर देगी। अगर देखा जाए तो TCS का स्कोप थोड़ा सा नैरो है और टाटा एलेक्सी के कंपैरिजन में इसका स्कोप थोड़ा
कम दिखाई देता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि TCS एक ख़राब कंपनी है। टाटा के कुल रिवेन्यू का 75% अगर कोई कंपनी कमा कर देती है तो TCS है। मतलब दोनों कंपनी अपनी अपनी जगह अच्छा परफॉर्म कर रही है। सबसे लास्ट डिफरेंस जो इन दोनों का है वो TCS करंट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में फोकस करती है, जबकि टाटा एलेक्सी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में वर्क करती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से TCS और टाटा कंपनी के डिफरेंस। अब चलिए इस कंपनी के रेवेन्यू का एनालिसिस करते हैं कि आखिर कंपनी कमाती किन किन देशों से है, किस कंट्री से ये कंपनी कितना रेवेन्यू अर्न करती है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये यूरोपियन कंट्रीज़ में अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। 36.5% अकेले यूरोप में इसका रेवेन्यू आता है, और नॉर्थ अमेरिका से 36%, और इंडियन कस्टमर से ये कंपनी केवल 13% रेवेन्यू ही कमा पाती है, और बाकी दुनिया में 40.5% रेवेन्यू जनरेट होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इंडियन कंपनी होते हुए भी भारत से इतना कम रेवेन्यू आता है, इसका क्या कारण है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने में भारत अभी इतना फोकस नहीं करता जितना अमेरिका और यूरोपियन कंट्री करती है। इनका मेन फोकस रिसर्च ही रहता है। रिसर्च में सबसे ज़्यादा फोकस यही कंट्रीज़ करती हैं, तो इसलिए क्लाइंट भी इन्हीं देशों से आते हैं। नियर फ्यूचर में हम ये समझ सकते हैं कि अगर इंडिया फोकस करेगा रिसर्च में तो इसका क्लाइंट बेस इंडिया में भी अच्छा खासा बढ़ेगा। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की। अगर मार्च 16 से मार्च 2021 तक के सेल्स फिगर को देखते हैं तो कंपनी 1075 करोड़ रुपए से बढ़कर 80% बढ़कर 1826 करोड़ रुपए हो गया सेल्स फिगर। वहीं इस कंपनी को नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 154 करोड़ से बढ़कर 368 करोड़ हो गए, मतलब दुगने से भी ज़्यादा। हाँ, अब आप लोग कह सकते हैं कि मार्च 2020 में इसका रेवेन्यू थोड़ा सा घटा था, तो आप जानते हैं उस वक्त कोरोना पीक पर था और उसी वजह से इसका प्रॉफिट कम हुआ था, वरना कंपनी के फंडामेंटल्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग पर शेयर भी साल दर साल इंक्रीज ही हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट, इसने अपने निवेशकों को कितना लाभ पहुंचाया है। अगर इस कंपनी ने 1999 से लेकर अब तक आप निवेशकों को कितना मालामाल किया है आप देख सकते हैं। ये 1999 में इस कंपनी के शेयर मात्र 35 रुपये के थे, जो आज बढ़कर 8,000 हो चुका है, 8,660 रुपये हो चुका है। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो वो लगभग 24,642% का रिटर्न अब तक ये अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे चुकी है। पर अगर आप गौर करेंगे तो इस कंपनी ने अपना अपवर्ड मूवमेंट 2014 के बाद से शुरू किया। अगर आपने इस कंपनी में 2014 में 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो वो आज बढ़कर के 40 लाख रुपए हो जाते, क्योंकि 2014 से अब तक ये कंपनी अपने निवेशकों को 4000% का रिटर्न दे चुकी है। चलिए अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स की। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 44% के आसपास है, जो न ज़्यादा अच्छी है और न ज़्यादा बुरी। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से प्रमोटर्स होल्डिंग स्टेबल है, जो कि इस कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। FIIs की होल्डिंग्स भी इस कंपनी में लगातार इंक्रीज हुई है। हालांकि सितंबर 21 से दिसंबर 21 के बीच आप कह सकते हैं कि FII की होल्डिंग्स में थोड़ी सी कमी हुई है, पर इसका कारण प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न FIIs को बनाकर दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो माल FII ने बेचा वो DIIs ने तुरंत खरीद लिया, और उनकी होल्डिंग्स 4.96% से बढ़कर के 5.55% हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे FIIs और DIIs भी इस कंपनी को लेकर काफ़ी बुलिश है। अब बात करते हैं बोनस की। अगर कंपनी के ने बोनस की बात की जाए तो बोनस शेयर इशू करने की बात करें तो कंपनी ने लास्ट जो बोनस शेयर इशू किया था वो 2017 में 1:1 का बोनस दिया था। अभी 20 अप्रैल को कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 का रिजल्ट अनाउंस करेगी, और चांसेस है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स की भी घोषणा कर दे, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा कैश अवेलेबल है और कंपनी अभी एक कैश रिच कंपनी है और जल्दी ही बोनस की घोषणा कर सकती है। अगर डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी अब तक 24 बार डिविडेंड दे चुकी है। सबसे ज़्यादा डिविडेंड 240% अप्रैल 2021 में ही दिया था, तो इस बार भी चांसेस है कि कंपनी अपने निवेशकों को अच्छा खासा डिविडेंड दे सकती है। अब बात करते हैं शेयर स्प्लिट्स की।
कंपनी ने 1999 से लेकर अब तक अपने शेयर्स को स्प्लिट नहीं किया और कंपनी के शेयर ने जिस हिसाब से पिछले 1 से 2 साल में ग्रोथ की है उससे पूरी संभावना है कि कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट कर दे, क्योंकि टाटा की हिस्ट्री देखा जाए तो टाटा हमेशा अपने शेयर्स को रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान में रख के अफोर्डेबल बनाना चाहती है। रिटेल इन्वेस्टर इतने हाई वैल्यूएशन के शेयर परचेज करने से हमेशा कतराते हैं। 8,000 रुपये की वैल्यूएशन के शेयर्स को परचेज एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर पाता। इसलिए उम्मीद है कि टाटा एलेक्सी अपने शेयर्स को स्प्लिट करे और ये 20 अप्रैल को आने वाले रिजल्ट्स में हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस शेयर में आपको क्या करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी अगर कंपनी के देखे जाएं तो बहुत अच्छे हैं, पर जिस वैल्यू पर ये कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है, कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है, वहाँ पर इसको खरीदना थोड़ा सा रिस्की है। इस शेयर्स में अभी थोड़े करेक्शन की संभावना है, फिर भी आप इस शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और नो डाउट ये शेयर नियर फ्यूचर में ऊपर ही जाने वाला है। पर इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।